स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 19, जो कि फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं आपके। अगर आप प्रीवियस पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके प्रीवियस के सभी पार्ट्स देख सकते हैं, जिससे आप अपने ITI एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सभी आपके निमी और भारत स्किल्स के क्वेश्चन हैं, जिससे हमेशा CBT एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन, जॉब की अपडेट्स, पढ़ाई की वीडियो, सभी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड आप टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियोज़ यहाँ पे 176 से लेकर 200 नंबर तक के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड आप ये बिलीव करिए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन से ज़्यादा का हम नॉलेज ज़रूर देने वाले हैं। एंड वीडियो के लास्ट में सभी पार्ट की तरह आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका जो निमी एंड भारत स्किल का PDF, उसमें कई सारे आंसर आपको गलत मिलेंगे। कई जगहों पे आपको जो ऑप्शन नंबर D है वो आपको C के बराबर मिल जाएगा, तो उन सबको अवॉइड करिएगा। यहाँ से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आंसर्स मिलेंगे विद प्रूफ, वो सही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है कि ये कैसा ऑपरेशन है। स्क्वायर शोल्डर है, फिलेटेड शोल्डर है, बेवेल्ड शोल्डर है या अंडरकट शोल्डर है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अंडरकट शोल्डर। जनरली जब यहाँ पे हमें किसी जॉब पे इस तरह से थ्रेड बनानी होती है तो क्या होता है, अगर एंड तक ऐसा नहीं रहेगा और यहाँ तक हमें थ्रेड बनानी हो, टूल यहाँ पे आके आपका स्टे कर जाता है, जिस वजह से थ्रेड एंड तक नहीं बन पाती है, तो उन जगहों पे ऐसे अंडरकट शोल्डर का प्रयोग करते हैं। इस तरह का एक कट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ तक हम आसानी से थ्रेड बना सकते हैं बिना टूल के कहीं टकराए। ठीक है, स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, इन सबको क्या कहते हैं? स्क्वायर शोल्डर होता है जब आपका कोई जॉब हो इस तरह से एंड अगला पोर्शन इस तरह से हो, उसे कहेंगे स्क्वायर शोल्डर। फिलेटेड कॉर्नर या अगर शोल्डर की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा जैसा आपने फिगर में देखा है। ठीक है, फिलेट टाइप का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड अगला होता है आपका बेवेल्ड शोल्डर या इसी को एंगुलर शोल्डर भी कहते हैं, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये इतने तरीके के आपके शोल्डर्स होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, सॉलिड टूल, ब्रेस टूल, थ्रो अवे टाइप टूल या इंसर्टेड बिट्स विद होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है थ्रो अवे टाइप टूल। देखिए प्रॉब्लम ये है, अगर आप सॉलिड टूल कोई यूज़ करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा अगर ये टूल ही आपका क्या है, सॉलिड टूल है, इस तरह से आप इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरा सेम मटेरियल का बना होता है, आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। मास प्रोडक्शन में हम नहीं चाहेंगे इतना ज़्यादा कॉस्टली टूल हमारा पड़े। ठीक है, दूसरा आता है ब्रेस टूल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पूरा टूल आपका उस मटेरियल का नहीं बनेगा जिसका टूल है आपका, मान लीजिए हाई स्पीड स्टील का पूरा टूल नहीं है, ये कोई सस्ता मटेरियल आपने ले लिया एंड इस पर जो छोटा सा आपका टूल वाला पोर्शन है उसको आपने इस पर क्या किया, ब्रेजिंग से जोड़ दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका ब्रेज टूल हो जाता है। ठीक, इसका भी प्रयोग यहाँ पे हम मास प्रोडक्शन में नहीं करते हैं। मास प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं थ्रो अवे टाइप टूल। मीन्स एक ऐसा टूल होगा जो यहाँ पे कुछ एक आपका एक फिक्सचर लगा होगा, जिसमें आप टूल को यहाँ पे पकड़ लेंगे उसकी टिप से, बाकी आपका पूरा एक फिक्सचर होगा मटेरियल का। ठीक, उसका काम हो गया, फिर आप उसको निकाल के वहाँ पे दूसरा टूल भी पकड़ सकते हैं। तो ऐसे टूल को हम लोग बोलते हैं थ्रो अवे टाइप टूल। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको टूल दिख रहा है, थ्रो अवे टाइप का टूल। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके इसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे फिर हम दूसरा बिट या दूसरा टूल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 178 नंबर, विच गेज इज़ यूज टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज का करेंगे, फिलर गेज का, रेडियस गेज का या स्क्रू पिच गेज का। तो थ्रेड की प्रोफाइल अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करनी तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्क्रू पिच गेज का, जो आपकी थ्रेड की प्रोफाइल को बताएगी। मीन्स थ्रेड कौन सी है, कितना mm उसकी पिच है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप इससे जान सकते हैं। कुछ इस तरह के पत्तियों के शेप में आती है। ठीक है, मान लीजिए ऐसी एक आपकी ये पिच गेज है, इस तरह से इसमें बना होगा। ठीक है, इसे आप जिस थ्रेड पे रखेंगे उस जिसमें पूरी तरह से मैच कर जाएगी, वही उस थ्रेड की पिच हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रू पिच गेज। प्रीवियस पार्ट में भी हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं।
वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बहुत ज़रूरी, बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये फिगर यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चन में, हमने आपके लिए पहले से लगा रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थ्रेड का ना सारा आप जितना भी पार्ट होता है ना वो सब आप समझ जाएं, तो थ्रेड से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आए आप आसानी से कर पाएँ, चाहे वो ITI का एग्जाम हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट। ठीक है, क्रेस्ट क्या होता है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, एंड ये होता है जो गहरा वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं रूट। तो इन दोनों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आ गई इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, और इस ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड डेप्थ कहते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं क्या कहते हैं हम लोग इसे, इस वाली दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे थ्रेड डेप्थ। ये गहरा वाला पोर्शन क्या है, रूट, उभरा पोर्शन ये क्या है आपका क्रेस्ट। ठीक है, ये पोर्शन क्रेस्ट टू क्रेस्ट की डिस्टेंस क्या होती है आपकी पिच। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ अगर बात करें ये होता है आपका थ्रेड का एंगल, इसे हम लोग कहते हैं साइड या इसे आप फ्लैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ये आपका इसका मेजर डाया, ये माइनर डाया, एंड ये पिच सर्किल डाया जो एक इमेजिनरी सर्किट होती है जिसे हम लोग यहाँ पे PCD या पिच सर्किल डाया कहते हैं, पिच डायामीटर कहते हैं थ्रेड का। ठीक है, तो ये यहाँ पे जिसे हम लोग स्क्रू माइक्रोमीटर की सहायता से मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे कंप्लीट आपने थ्रेड को समझ लिया। अब यहाँ पे रूट से क्रेस्ट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो गई, डेप्थ, यानी थ्रेड की डेप्थ या चूड़ी की गहराई। लीड क्या होगी, लीड होता है किस पे, आप जब एक बार एक टर्न कोई चीज़ घुमा रहे हैं, अगर सिंगल या आपका सिंगल टर्न है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका एक जो पिच है इसके बराबर लीड होती है। ठीक है, अगर आपका 2 टाइम्स है तो इसकी लीड जो है पिच के 2 टाइम्स के बराबर होती है, मतलब 2p के बराबर हो जाती है। ठीक, यहाँ पे लीड हो जाती है। एंड फ्लैंक क्या है आपका, ये वाला पोर्शन आपका फ्लैंक होता है। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16 × 2.0, मतलब आपको ब्लैंक साइज कैलकुलेट करना है जिसपे आपको बाहरी चूड़ी बनानी है। ठीक है, चूड़ी का क्या दिया है यहाँ पे M16 × 2.0। तो ब्लैंक साइज यानी ब्लैंक का डायमीटर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पे कैपिटल D, इसको मान लेते हैं कैपिटल D इज इक्वल टू होता है स्मॉल d माइनस P/10। यहाँ पे स्मॉल d क्या है, ये आपका जो M16 की बात हो रही ना, तो यहाँ पे ये 16 आपका स्मॉल d हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। एंड P की अगर यहाँ पे बात करें तो P है यहाँ पे थ्रेड का पिच, पिच क्या है 2, तो ये 2.0 हो गया अपान 10। ठीक, इसे अगर आप कैलकुलेट करें कितना हो गया, 1/5 हो गया, ये 16 पंचे 80 माइनस 1/5, तो ये कितना आ गया 79/5। 79/5 को अगर आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 15.8 mm। तो राइट आंसर आपका ब्लैंक साइज कितना लेना होगा, आपको 15.8 mm का ब्लैंक साइज आपको लेना होगा अगर आपको M16 × 2.0 का थ्रेड बनाना है उस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक। एक स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, स्क्रू जैक हमारा क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए स्पेशली प्रयोग करते हैं हम लोग। पावर या आपके ये फोर्स, स्क्रू जैक से हम क्या करते हैं, हैवी व्हीकल्स गाड़ियाँ होती हैं उनको हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्रू जैक में ध्यान दीजिए हमेशा स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, स्क्वायर थ्रेड का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जनरल यूज़ के लिए होती हैं अनफाइल्ड, ये मीट्रिक थ्रेड है, अभी जनरल यूज़ के लिए। स्क्वायर थ्रेड किसके लिए होती है, फॉर पावर ट्रांसमिशन। एक्मे थ्रेड ये स्ट्रॉन्गर देन थोड़ी सी स्क्वायर थ्रेड से होती हैं। फिर ये होती है बट्रेस थ्रेड, ये आपका हैवी फोर्स एक डायरेक्शन में अगर कहीं यूज़ करना हो तो वहाँ पे यूज़ की जाती है जनरली ट्रक वगैरह के जैक में। ठीक है, तो स्क्रू जैक में कौन सी थ्रेड होती हैं, स्क्रू जैक प्रयोग होता है, सॉरी स्क्वायर थ्रेड प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। ये बेड है तो बेड तो ये नहीं हो सकता लेथ मशीन का। टेल स्टॉक तो ये होता है आपका। फीड साफ्ट, यस फीड सॉफ्ट है, ये क्या है, फीड सॉफ्ट, राइट आंसर। इसके ऊपर ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं लीड स्क्रू। ठीक है, एंड ये फीड सॉफ्ट को चलाने के लिए इसमें जो एप्रन होता है ना आपका, इसमें जो कैरिज जिसे पूरा बोलते हैं, इसमें आपके लीवर वगैरह लगे होते हैं। ये होता है आपका हेड स्टॉक, ये होता है आपका टूल पोस्ट, ये होता है आपका टेल स्टॉक। इसका भी बहुत सारा पार्ट होता है जो हम लोग प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ चुके हैं एंड आगे भी हम लोग देखेंगे इसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फीड सॉफ्ट हो गया, एक्स वाला पोर्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 है, व्हाट द मैक्सिमम स्विलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। एक लेथ मशीन में जो कंपाउंड रेस्ट है उसका मैक्सिमम एंगल, घुमाव कोण जो है क्या है, 90 डिग्री, 280 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 220 डिग्री या 360 डिग्री। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 360
60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड रेस्ट आपका है कौन सा। ये है आपका कंपाउंड रेस्ट। ठीक, इसके ऊपर आपकी होती कंपाउंड स्लाइड, उसके ऊपर रहता आपका टूल पोस्ट। ठीक, कंपाउंड रेस्ट के नीचे आपकी होती क्रॉस स्लाइड, इसके नीचे आपका ये चेजिंग डायल रहता है। ठीक, एंड ये आपका क्रॉस फीड हैंड व्हील रहता है, ये आपकी सैडल, ये आपका एप्रन, एंड इसी में फिर ये लीवर्स लगे हैं जो आपके क्रॉस फीड एंड जो लीड स्क्रू उन सबको ऑपरेट करने के लिए लगे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया, 360 डिग्री उसका स्वेलिंग एंगल होता है, किसका, कंपाउंड रेस्ट का। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंदी जॉब इन लेथ मशीन। एक कौन सा भाग है जो खराद मशीन में जो लंबी जॉब होती है उसे सपोर्ट करता है। देखिए, जो आपकी खराद मशीन होती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हेड स्टॉक है, ठीक है, एंड यहाँ पे टेल स्टॉक है, यहाँ कहीं आप टूल पोस्ट पे टूल पकड़ रहे हैं, बट कोई जो लंबा जॉब होता है आप उसको चक में पकड़ तो लिए, जो लंबा जॉब है उसे बीच में भी कहीं सपोर्ट देना होता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेडी रेस्ट का। किसका यूज़ करते हैं, स्टेडी रेस्ट का, जो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका लेथ मशीन है, ये आपका चक है, ठीक, संयोग से 3 जा चक है, जिसमें आपने इस जॉब को पकड़ा जो काफ़ी लंबा है, तो बीच में आपने क्या किया, ये स्टेडी रेस्ट लगा दिया, जिससे आप इसको क्या कर पा रहे हैं, सपोर्ट दे पा रहे हैं, एंड फिर इस पर आप अपना काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ 3 जा चक। ये एक 3 जा चक है, इसमें एक्स के रूप में जो पार्ट मार्क है ना, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। बॉडी है, बैक प्लेट है, इंटरनल जॉ है यानी आंतरिक जबड़ा है, या एक्सटर्नल जॉ यानी बाहरी जबड़ा है। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल जॉ, ठीक है, जो बाहर से किसी जॉब को, गोल जॉब को पकड़ता है। ठीक, सॉलिड जॉब है कोई, मान लीजिए इस तरह से, तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल जॉ की सहायता से पकड़ लेंगे। कई बार होता है कोई हॉलो जॉब होता है जिसे आप बाहर से नहीं पकड़ सकते। ठीक है, इस तरह कोई पाइप है जिसे आप बाहर से अगर पकड़ेंगे दबने के चांस रहेंगे, तो ऐसे को कई बार इंटरनल जॉ होते हैं जो अंदर साइड से इन्हें पकड़ते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्या है यहाँ पे, ये है एक्सटर्नल जॉ। इस तरह से होता है, देख लीजिए इंटरनल जॉ, जस्ट एक्सटर्नल जॉ का देखने में आपको क्या लगेगा, उल्टा लगेगा, ये इधर से पकड़ेंगे। ठीक है, एंड ये क्या है आपके, ये है आपके एक्सटर्नल जॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, व्हाट द डीमेरिट ऑफ 3 जा चक। एक 3 जा चक का दोष क्या है। तो 3 जा चक हम सभी को पता है, जो 3 जबड़े वाला चक है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है, मतलब उस पर कोई भी काम को आसानी से आप सेट कर सकते हैं, आपको सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तो ये तो इसका मेरिट हुआ। दूसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जा अवेलेबल, तो ये भी इसका मेरिट हुआ। यहाँ डीमेरिट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है एक्यूरेसी डिक्रीजेज। तो देखिए 3 जा चक में ऐसा नहीं, एक्यूरेसी डिक्रीज नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ इग्नोर करिए, ये भी इसका डीमेरिट नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। अगला है अ वाइड रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्क कैन बी हेल्ड, मतलब इस पर सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल वर्क जो हैं उन्हें आप इस पर पकड़ सकते हैं। तो सिर्फ क्या पकड़ पा रहे हैं, सिलेंड्रिकल पकड़ पा रहे हैं, हेक्सागोनल, कोई अगर और अनियमित आकार है तो उसे आप इस पर नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये इसका एक डीमेरिट हो जाता है कि इस पर सिर्फ आप यही 2 तरह की चीज़ें जो है पकड़ सकते हैं। देखिए, अगर ये ऑप्शन यहाँ ना होता, सिर्फ ये होता, तो इसे भी हम यहाँ लगा सकते थे। रीजन बिहाइंड ये है कि एक्यूरेसी डिक्रीजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप 3 जा चक यूज़ कर रहे हैं, किसी रीजन से उसमें आप सेंटरिंग तो कर नहीं सकते हैं। अगर उसमें किसी रीजन से कोई एक्यूरेसी डिफेक्ट आया हुआ है तो आप उसे सही नहीं कर सकते 4 जा चक की तरह। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये भी एक इसका डिमेरिट है कि सिर्फ सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल का वाइड रेंज आप यहाँ पकड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई शेप होगा तो आप इस पर नहीं क्लैम्प कर पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। थोड़े से ऑप्शन भी यहाँ पे अजीबोगरीब दिए गए थे पीडीएफ में, फिर भी हमने आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया है एक्सटर्नल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच टूल मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सी टूल सामग्री का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। कार्बाइड टूल का, हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, या मीडियम कार्बन स्टील का। तो देखिए ये सारे जो हैं पाउडर मेटलर्जी से नहीं बनाए जाते। जो कार्बाइड टूल है आपका, ये पाउडर मेटलर्जी टेक्निक या प्रोसेस द्वारा जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर यहाँ पे, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन द ग्रूव एंड कॉज ब्रेकेज। टूल का कौन सा ऐसा कोण है जो ग्रूव में फंसने से जो है रोकता है और टूटने का भी कारण बनता है। साइड रेक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, या फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है
साइड रिलीफ एंगल। तो एक बार क्या करते हैं, टूल के सभी एंगल्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें ये क्या है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं एंड रिलीफ एंगल। जो साइड रिलीफ एंगल की बात हुई वो वाला पोर्शन आपका ये रहा जो यहाँ पे दिया गया, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं साइड रिलीफ एंगल। यहाँ पे लिखा साइड कटिंग एंगल, एंड इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। ये है आपका बैक रेक एंगल, ये आपका साइड रेक एंगल, ये आपका एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं टूल का फेस। ये आपका एंड फ्लैंक, ये है टूल का बेस, और ये है एंड कटिंग एज, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतने सारे आपके जो हैं किसी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जिसमें साइड रिलीफ एंगल कौन सा है, ये वाला जो एंगल यहाँ से बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डिफेक्ट कॉज्ड इफ द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट व्हाइल फेसिंग। यदि टूल की जो फेसिंग करते समय अगर उसको सही सेंटर हाइट पे आपने सेट नहीं किया है तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, प्रीवियस पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जब आप टर्निंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए इस तरह से आपने वर्क पीस को सेट किया, तो टूल को भी इसके सेंटर में अगर आप सही नहीं सेट कर पाएंगे तो लास्ट में पूरी टर्निंग करने के बाद ना यहाँ थोड़ा सा ऐसे पोर्शन लास्ट में बच जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिप, ठीक है। तो पिप लेफ्ट इन द सेंटर, इसके जो जॉब है ना उसमें पिप छोटा सा एक ऐसा कह लीजिए, ऐसा आप करेंगे और यहाँ छोटा सा एक पिप बन जाएगा, ठीक है। कई बार होता है ये आपका क्या होगा, ऐसे अवतल बन जाएगा, कई बार होता है ऐसे उत्तल बन जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग रीजन से होता है। तो अगर टूल आप सही सेंटर हाइट पे नहीं सेट करेंगे तो ये वाला दोष आ सकता है आपका, क्या, पिप लेफ्ट इन द सेंटर। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर यहाँ पे, व्हाट द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। जो टर्निंग है उसमें कटिंग स्पीड की यूनिट क्या है, तो कटिंग स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर मिनट, यानी कटिंग स्पीड आपकी किस में कैलकुलेट की जाती है, मीटर पर मिनट में, एम पर मिनट। 191 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरीड आउट। ये कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे कैरी आउट किया गया है, स्ट्रेट ग्रूव है, वी ग्रूव है, राउंड ग्रूव है, या स्क्वायर ग्रूव है। तो ये है आपका यहाँ पे क्या है, वी ग्रूव है, ठीक है, वी शेप में आपको दिख भी रहा है, क्या है ये, वी ग्रूव है। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। यानी चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या होता है। पीछे भी हम लोग डिस्कस कर, रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, रूट और क्रेस्ट के बीच का भाग, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैंक। ये आपका रूट, ये आपका क्रेस्ट, ये आपका पिच, ठीक है। ये थ्रेड की डेप्थ, माइनर डाया, पिच डायमीटर, मेजर डाया। काफ़ी अच्छा फिगर, इसे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे फ्लैंक। अगला क्वेश्चन है 193 नंबर यहाँ पे, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। एक डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रिंसिपल आपका होता है रैक एंड पिनियन। जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं वो रैक एंड पिनियन पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं गया प्लंजर टाइप या लीवर टाइप। अगर लीवर टाइप होता तो वो आपके लीवर एंड स्क्रॉल पे काम करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अगर लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर तो लीवर एंड स्क्रॉल का प्रिंसिपल। अगर सिर्फ डायल टेस्ट इंडिकेटर या प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है तो वो रैक एंड पिनियन पे काम करेगा, ठीक। स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे क्या काम करता है आपका, माइक्रोमीटर, ठीक। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 194 नंबर, विच डायमेंशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम किस डायमेंशन को माप सकते हैं। पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी स्क्रू थ्रेड की पिच, माइनर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड का माइनर डाया, मेजर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी स्क्रू थ्रेड का मेजर डाया, या इफेक्टिव डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका इफेक्टिव डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड, या इसी को हम लोग पिच सर्किल डाया भी बोलते हैं। कुछ इस तरह का होता है आपका स्क्रू माइक्रोमीटर। इससे आप क्या नाप सकते हैं, पिच सर्किल डाया, इसी को हम लोग इफेक्टिव डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड भी कहते हैं। एक बार आपको जस्ट हम दिखा दें यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला डाया जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, पिच डायामीटर, यही होता है आपका स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डाया, इसी को हम लोग कहते हैं पिच डायामीटर। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर यहाँ पे,
व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय अस्पर गियर, एक किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन जो है अस्पर गियर द्वारा संचालित होता है। तो अस्पर गियर से हमेशा आप पैरेलल ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कैसा ट्रांसमिशन कर सकते हैं? पैरेलल, यानी समानांतर जो ट्रांसमिशन होगा वही आप अस्पर गियर की सहायता से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 196 यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेड वेज आर इन सेंटर लेथ मशीन, एक सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड वेज होते हैं यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार यहाँ पे कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका वी बेड, ठीक है, एक होता है आपका फ्लैट बेड एंड एक होता है आपका वी एंड फ्लैट बेड, यानी बोथ, ठीक है, वी एंड फ्लैट बेड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपके वी बेड एंड वी एंड फ्लैट बेड होते हैं ये जनरली प्रिसीजन वर्क यानी थोड़ा सा सूक्ष्म कार्यों में, साथ में जो लाइट ड्यूटी के वर्क होते हैं उन्हें करने में प्रयोग किए जाते हैं। और जो फ्लैट बेड होता है ये हैवी ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है लेथ में। किसके लिए? हैवी ड्यूटी वर्क पे, जहाँ भारी भरकम काम करने हैं उस पे। तो 3 तरह के बेड हो गए, वी बेड, फ्लैट बेड एंड वी एंड फ्लैट बेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज, एक स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है? पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या उपयोग है यहाँ पे। तो उसका काम है पिच ज्ञात करना, किसकी? थ्रेड की। चेक द पिच ऑफ थ्रेड, यानी थ्रेड की पिच की जांच करना। कैसे दिखती है आपको? हमने बताया था यहाँ पे इस तरह से, इसमें ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होंगे, अलग अलग पत्तियाँ बनी होती हैं, ठीक है। तो उन पत्तियों से आप क्या करते हैं, उस पर लिखा भी रहता है क्या है इनका साइज, उससे आप स्क्रू पिच गेज का जो पिच है उसे चेक कर सकते हैं। मतलब स्क्रू पिच गेज से थ्रेड की पिच को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना। अभी पीछे भी बात हो चुकी है, क्या है ये? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगर यहाँ पे सिंपली इसका जो यू वाला पोर्सन, ये फ्लैट पोर्सन रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते? आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते। लेकिन अभी इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, क्योंकि ये स्क्रू थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ, एक सेंटर लेथ में एक्स के रूप में इस चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। एप्रन है, सैडल है, क्रॉस स्लाइड है या कंपाउंड रेस्ट है। तो ये आपका क्या होता है? एप्रन होता है। प्रीवियस पार्ट में भी हम लोग इसको पार्ट नंबर 18 में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है आपका? एप्रन है। ये आपका क्या है? क्रॉस स्लाइड, लीड स्क्रू, ठीक है। इसके ऊपर ये लीवर्स लगे इन्हें ऑपरेट करने के लिए, ठीक। फिर इसके ऊपर आप आ जाएंगे तो आपको ये कंपाउंड रेस्ट एंड ये बाकी चीज़ें मिल जाएंगी जो पीछे हम बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है, क्या है? तो ये है आपका फीड डायरेक्शन लीवर, जो फीड वाला आपका रॉड है ना, फीड डायरेक्शन लीवर इसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पीछे शायद एक चीज़ हमने आपको गलत बता दिया था, ये आपका जो था फीड रॉड था, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फीड डायरेक्शन लीवर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? फीड डायरेक्शन लीवर। अब ये हो गए टोटल 200 क्वेश्चन आपके फिटर थ्योरी के। इसके बाद 2 पार्ट आपके और आएंगे, 2 पार्ट्स में आपके सारी जो फिटर थ्योरी वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आता है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन है, व्हिच टर्म इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यानी आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है? डेविएशन, टॉलरेंस यानी टॉलरेंस, ठीक है, एक्चुअल साइज या अपर डेविएशन। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल पे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना।